हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है 10 जुलाई 2026, 10 जुलाई 2026। ठीक है, आज हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से रिलेटेड, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से रिलेटेड, इसके अलावा पीआईबी, आपको पता है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है जिसपे गवर्नमेंट अपना डेली का डाटा अपडेट करती है, इससे रिलेटेड देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसे कवर करेंगे। आज के जो 6 बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमने कवर किए हैं वो क्या है। सबसे पहले, यूएस और ईरान के बीच में जो समझौता था वो कोलैप्स हो गया। 14 सूत्री जो ये समझौता बनाया गया था, यानी एमओयू, कोलैप्स हो गया। लास्ट 2 ईयर में जो हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं उसमें जो रसिया का जो शेयर है वो 40% इंक्रीज कर गया है। इसके अलावा जो परमानेंट टेम्पल है इसमें जो है इंडिया ने इंटरेस्ट लिया है इसके रेस्टोरेशन के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाइलेटरल रिलेशन और आसियान कंट्रीज के एस्पेक्ट से। इसमें फिर हम हायर एजुकेशन में देखेंगे एनरोलमेंट कैसे बढ़ रहा है और इसके किस तरीके से सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, और आगे चल के कैसे इसको देश के ग्रोथ में इसमें कैसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो बच्चे हैं। ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आया है कि डीप फेक्स और फेक वीडियोस को इमीडिएट रिमूव किया जाए, और इसको लेके उन्होंने बहुत ज्यादा कंसर्न बनाया है। इसके अलावा असम में जो पुश बैक पॉलिसीज चल रही है, यानी कि सिटीजनशिप से रिलेटेड, उसको हम इस न्यूज में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम आज आते हैं न्यूज नंबर फर्स्ट पे। सबसे पहले, ईरान यूएस के बीच जो 14 पॉइंट्स को लेके मेमोरेंडम हुआ था, यानी एमओयू हुआ था, वो क्या कर गया, मिलिट्री टेंशन के कारण कोलैप्स कर गया। इससे एक बार फिर से स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो है कि टेंशन बढ़ गया। आपको पता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है खाड़ी देशों का बहुत इंपॉर्टेंट एक चेक पॉइंट है, जहां से सारे देशों को जो है कि ऑयल यहाँ से निर्यात किया जाता है, यानी कि एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तो अब इससे एक बार फिर से स्पेशली इंडिया या साउथ ईस्ट एशिया या साउथ एशिया जो कंट्रीज हैं, आप इसमें सबको ले लीजिए, चाहे वो जापान हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो चाइना हो, है ना। सब ये ऐसी कंट्रीज है जो कि ऑयल को क्या करती हैं, अपने क्रूड ऑयल को यानी कच्चे तेल को, और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ना, जो सीएनजीज हैं, इनको क्या करती है, वो इंपोर्ट करती हैं। वन बाय वन करके समझते हैं। बैकग्राउंड आपको पता है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज वर्ल्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट मैरीटाइम एनर्जी चेक पॉइंट रूट है ना। यहाँ से अगर आप मेजर कंट्रीज देखेंगे जो ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, तो वो सऊदी अरबिया, ईरान, इराक, कुवैत, है ना, बहरीन, कतर और यूएई यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एमिरेट्स, है ना। ये लोग इसमें इसमें शामिल हैं। अगर आप बैकग्राउंड में आपको यहाँ पे क्या करना है, मैप हमेशा खोल के रखे रहिए और मैप को हमेशा कनेक्ट करते रहिए कि ये क्या करता है। पर्शियन यानी कि जो पर्शियन गल्फ है, यानी कि जो पर्सिया की खाड़ी है, और गल्फ ऑफ ओमान है या ओमान की खाड़ी है, इसको क्या करता है, अरबियन सी से कनेक्ट करता है। कौन करता है, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज। और अरबियन सी के थ्रू ही फिर ये कहाँ आता है, इंडियन ओशन में आता है, और अगर यहाँ से चले जाएंगे तो फिर ये पूरा यूरोप के मार्केट को कवर करता है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट है, इसलिए ये एक मेजर कंसर्न है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि एक क्रिटिकल इश्यूज है, क्योंकि वैश्विक यानी कि जो ऑयल और एलएनजी है ना, ऑयल और एलएनजी है, इसके ट्रेड से जो है कि बहुत सारे देशों में जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। स्पेशली अगर आप इंडिया की बात करेंगे, इंडिया सिक्योरिटी कंसर्न की बात करेंगे, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। सबसे पहले, क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो हमेशा इंक्रीज करेगा, शिपिंग और फ्रेट कॉस्ट बढ़ेगा, और जो मिनिमम हमने बात किया था, जो इंश्योरेंस है वो बढ़ेगा, यानी कि जो प्रीमियम है इंश्योरेंस का, और इन्फ्लेशन प्रेशर है। अब इसका रीजन कैसे है, जैसे सपोज कीजिए कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज में कोई भी अगर टेंशन या विवाद अगर बढ़ता है, तो प्रॉब्लम कैसे होगा, प्रॉब्लम ये होगा कि ये एक चेक पॉइंट है। यहाँ से अगर सपोज करिए अगर इस पे अगर अटैक हो रहा है, तो यहाँ से जो शिप्स हैं वो जो आएंगे, ये शिप्स, इन शिप्स का क्या होता है, पहले ये इंश्योरेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता था, लेकिन अगर अटैक होगा तो जो इस पे क्रूड ऑयल है, जो टैंकर्स हैं इस पे, जो यहाँ पे जो टैंकर्स हैं, इनमें क्या है, क्रूड ऑयल है, वो क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो जो कंपनियां इनमें इन्वॉल्व है उनको भारी लॉस उठाना पड़ता है। तो अब जो प्रीमियम कंपनी है उनके लिए भी रिस्क बहुत ज्यादा है, क्योंकि कब किस शिप पे अटैक हो जाए ये तो नहीं मालूम, क्योंकि जो बम है वो ये देख के तो नहीं गिरेगा कि वो किसके जहाज पे या किसके टैंकर को जाके अटैक करे। ठीक है, तो ये एक बहुत मेजर कंसर्न है कि अगर यहाँ से प्राइस बढ़ेगा, प्लस जो शिपिंग फ्रेट है यानी कॉस्ट है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि इसमें जो एम्प्लॉय है उनके लिए भी जान का, उनके भी लाइफ का बहुत बड़ा रिस्क है। तो इससे क्या होगा कि अगर सपोज करिए कि जो क्रूड ऑयल है पहले जो 10 रुपए फॉर एग्जाम्पल बैरल आता था, अब उसका कॉस्ट वहीं पे कितना हो जाएगा, 15 रुपीज पर बैरल होगा। तो इसका सीधा सीधा मार्केट पे असर देखने को पड़ेगा। मार्केट पे कैसे पड़ेगा कि जो प्राइस है वो इंक्रीज होगा, यानी कि मान लीजिए सपोज करिए ऑयल का प्राइस इंक्रीज होगा, तो जो एग्रीकल्चर है मिनिमम लेवल पे उसको एग्री ऑयल चाहिए, या जो
ट्रांसपोर्ट है, आप सपोज करिए कोई एक सब्जी है, यहाँ से अगर कोई एक सब्जी या वेजिटेबल है वो मार्केट में आते आते ट्रांसपोर्टेशन चाहिए उसके लिए मिनिमम, तो वो रेट हाई हो जाएगा। जो चीज 1 रुपए की मिलती थी अब वो 1.5 रुपए की मिलने लगेगी, तो उससे इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी बढ़ेगा। तो ये सारी जो है प्रॉब्लम देखने को मिलता है। अब इंडिया पे इसका इम्पैक्ट और क्या पड़ेगा, अगर इकोनॉमिक इम्पैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, इम्पोर्ट बिल बहुत ज्यादा बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर हायर प्राइस बिल होगा क्योंकि हम महंगे रेट पे खरीदेंगे, यानी कि कार्ड यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो होता है, चालू खाता घाटा, वो बढ़ने के चांसेस होंगे। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन यानी कि जो आयातित मुद्रास्फीति है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा, और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन रेट जो है कि बढ़ेगा। इन सब के अलावा जो एक मेजर कंसर्न है कि आपको पता है कि कोई भी जो फॉरेन में कोई भी जो विदेश से सामान इंपोर्ट होता है, उस इंपोर्ट में क्या किया जाता है कि डॉलर में वो कोई भी चीज इंपोर्ट होता है ना, तो इससे जो रुपए का मूल्य है वो क्या होगा उस पे भी प्रेशर बनेगा। ठीक है। अभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप एपीएससी के लिए कर रहे हो, यूपी पीसीएस के लिए कर रहे हो, या आप बीपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस के प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें आपको मैप से रिलेटेड लोकेशन देखना होगा, पर्सियन गल्फ, मैरीटाइम चेक पॉइंट इंडिया में या वर्ल्ड में, और ऐसे कौन कौन से चेक पॉइंट्स हैं। ठीक है, आपको पता है कि अभी हाल ही में इंडोनेशिया में भारत के प्राइम मिनिस्टर गए हुए हैं, तो वो भी यहाँ से कनेक्ट करके आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा जीएस पेपर 2 में इंडिया वेस्ट एशिया रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंटरनेशनल रिलेशन आईआर यानी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया अपने वेस्ट एशिया के साथ रिलेशन कैसे मैनेज करे, क्योंकि यहाँ तीन चीज हो गया, इंडिया को वेस्ट एशिया के साथ भी अपने रिलेशन को मैनेज करने हैं, प्लस इंडिया को रसिया के साथ भी अपना रिलेशन मैनेज करना है, प्लस इंडिया को यूएसए के साथ भी अपना रिलेशन मैनेज करना है। ठीक है। इसके अलावा एनर्जी सिक्योरिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, क्योंकि उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे टेरिटरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो या फर्स्ट सेक्टर हो। इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा, करंट अकाउंट डेफिसिट बनेगा, और सप्लाई चेन क्या होगा, पूरी तरीके से सप्लाई चेन में क्या होगा, डिसरप्शन आएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड आर्टिकल देखते हैं, रसिया का जो शेयर है वो ऑयल इंपोर्ट्स में 40% बढ़ा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें अगर आप देखेंगे कि 2026 में 40% बढ़ा है, जो लास्ट के 2 ईयर में सबसे हायर परसेंट है ना, ये क्या है, हाईएस्ट लेवल है नियरली 2 ईयर में। अब इससे हमें बेनिफिट क्या है, ये स्थिति हमें ये दिलाता है कि रूस से अगर हम कच्चा तेल ले रहे हैं, तो हमें जो इंपोर्ट है ना, यानी कि हमें किसी एक देश, जैसे अभी सपोज करिए कि फिर से स्टेट ऑफ हार्मुज का जो है कि क्राइसिस बढ़ रहा है, तो अगर हम अपने आप को अगर हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, अगर अपने आप को हम विविधता लेके आ रहे हैं कि अगर हम कई देशों से, अगर हम जैसे कि अभी हम ईरान से, वेनेजुएला से, रसिया से, तो अगर हम अलग अलग जगहों से अगर हम इंपोर्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम हमारे लिए भी एक एनर्जी के लिए डाइवर्सिफिकेशन और एक स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप बैकग्राउंड पे जाएंगे, तो आपको पता है इंडिया वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट जो है कि वर्ल्ड का क्रूड ऑयल इंपोर्टर्स है, क्योंकि इसका एक्सटर्नल जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे आप कुछ भी ले लीजिए, चाहे वो आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ले लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर ले लीजिए, होटल सेक्टर ले लीजिए, आप कुछ भी ले लीजिए, सब कुछ एनर्जी पे ही डिपेंड करता है। ठीक है। इसके अलावा जब से वेस्ट एशिया की क्राइसिस हुआ है, तब से हमेशा जो ऑयल का जो मार्केट है वो क्या हो रहा है, ऑयल के मार्केट में भारत अपना जो है कि डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है, कि जैसे रसिया है, यूएस है, यूएई है, ईरान है, वेनेजुएला, यानी कि चौतरफा अपने आप में कनेक्टिविटी बना रहा है कि हम जहां जहां से ऑयल को हम इंपोर्ट कर सकें। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे रसिया से हम जो तेल है 2026 में 40% हमारा इंडिया ऑयल इंपोर्ट करा है, यानी कि टोटल ऑयल में, जैसे अगर 100% हम ऑयल या 100 बैरल अगर हम ऑयल ले रहे हैं, तो 40% जो 40 बैरल है वो हम रशिया से ले रहे हैं। इसके अलावा अगर देखेंगे 2026 में जो है कि 21.82 मिलियन टन जो है कि ऑयल जो है वो उसने हमने क्या किया है, इंपोर्ट किया है रशिया से। ठीक है, फुल ऑयल मतलब हमने इंपोर्ट किया है, और इस टोटल ऑयल में हमने 40% का जो ऑयल है वो अकेले रसिया से लिया है। अब इंडिया का जो ऑयल इंपोर्ट बिल है वो क्या होगा, वो अभी बढ़ने के चांसेस होंगे, क्योंकि हम ऑयल अभी तेजी से, क्योंकि हम अपना स्टॉक भी अभी इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा
भारत जो है कि और भी ज्यादा अपने आप को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ईरान और वेनेजुएला के साथ भी वो अलग अलग पैक्ट को लेके या रिसोर्सेज से लेके वो बात कर रहा है। ये इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फॉरेन पॉलिसी का की इम्पोर्टेंस है और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बहुत बड़ी बात है। जैसा कि आपको पता है कि हमेशा यूएसए इंडिया पे क्या करता है, एडवाइजरी जारी करता रहता है कि आप एक काम करिए कि आप रूस से तेल ले लीजिए, आप एक काम करिए, आप जो है कि अभी ईरान से इस टाइम पे आप तेल ले सकते हैं, अब नहीं ले सकते। तो ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, क्योंकि हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं, हमें कोई तीसरा व्यक्ति आके या दूसरा व्यक्ति आके हमें नहीं बता सकता कि हमारी स्ट्रेटजी क्या है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा अलग अलग जगहों से? सबसे पहले इंपोर्ट जो हमारा बिल है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा, है ना। चालू खाता यानी फिर वही बात है, वो बढ़ सकता है। इन्फ्लेशन रिस्क हाई हो भी हो सकता है, क्योंकि अगर हमारे चालू खाता रेट बढ़ेगा तो। लेकिन एक जो बेनिफिट है वो अभी हमें डाइवर्सिफाइड करना होगा अपने सप्लायर्स को, ठीक है। और इसके अलावा ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारी डिप्लोमेसी। हमें अपना सॉफ्ट पावर को बहुत स्ट्रांग करना होगा, हमें इस दुनिया को बताना होगा पूरे वर्ल्ड को कि वी आर नॉट, कि हमें किसी की सजेशन की जरूरत नहीं है और हम अपने अपनी स्ट्रेटजी जो है वो हम अपने अकॉर्डिंग बिल करेंगे कि हमें कहाँ से ज्यादा बेनिफिट है, जहां से हमें हमारी कंट्री को ग्रोथ करने में हेल्प मिल सके, ठीक है। ये रेलेवेंस कैसे है, इंडिया रशिया अगर आप रिलेशन के ऊपर अगर आपका आईआर से रिलेटेड पेपर 2 में अगर कुछ आ रहा है तो वहां ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप दे सकते हैं, मेजर पॉइंट है कि 2.80, आपने अभी देखा कि 21.82 मिलियन टन जो हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें हम 40% अकेले हम रसिया ले रहे हैं, जो कि लास्ट 2 ईयर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनर्जी अगर डिप्लोमेसी की बात करें तो उसके लिए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर से वही बात कि इसमें क्रूड ऑयल इंपोर्ट, इन्फ्लेशन और एनर्जी सिक्योरिटी से रिलेटेड ये आपका आर्टिकल था, आप इसे बिल्ड कर सकते हैं। अब आते हैं प्रम्बानन टेम्पल को लेके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि इंडिया और इंडोनेशिया, अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इंडोनेशिया के दौरे पे गए हुए थे, उन्होंने एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया है कि वो रिस्टोरेशन और कंजर्वेशन में जो प्रम्बानन टेम्पल है कॉम्प्लेक्स को वो आगे बढ़ाएंगे। ये हमें क्या दर्शाता है कि हम दोनों देशों के बीच में जो कल्चर है ना, दोनों देशों के बीच में क्या दर्शाता है, जो कल्चरल रिलेशन है वो आगे बढ़ेगा। और हमें ये दर्शाता है कि जो हमारी सिविलाइजेशन है वो क्या है, हमारी सिविलाइजेशन वो आज की नहीं है, वो बहुत पुरानी है, सदियों पुरानी है। हम 2000 3000 साल, क्योंकि परमानेंट टेम्पल जो है अप्रोक्स 11th सेंचुरी में जो है इसको बिल्ड किया गया था, ठीक है। तो हमें सॉरी 9th सेंचुरी में इसको बिल्ड किया गया था ना। तो हमें ये दर्शाता है कि हम आज नहीं, लगभग हजारों साल पुरानी यानी थाउजेंड्स ईयर लेटर बात की जो हमारी सभ्यता है ना, मतलब जो आने वाले समय में हम ये चीज को हम मैसेज दे सकते हैं। इसके अलावा ये क्या है सबसे इम्पोर्टेंट, सॉफ्ट पावर, है ना। किसी भी देश के लिए बहुत मैटर करता है कि उसकी जो कल्चरल डिप्लोमेसी है वो उसको कितना यूज कर सकता है। तो ये जो कल्चरल डिप्लोमेसी है उसको भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देगा। बैकग्राउंड में आते हैं, यहाँ अच्छा दिया हुआ है, प्रम्बानन टेम्पल जो कैंप है वो क्या है, वो सेंट्रल जावा में लोकेटेड है, जो कि इंडोनेशिया में पड़ता है। ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रम्बानन टेम्पल कहाँ पे है, तो कहाँ पे है, इंडोनेशिया जावा में है। ये बहुत मेजर हिंदू टेम्पल कॉम्प्लेक्स है। ये इसमें त्रिमूर्ति है जो ब्रह्मा विष्णु और शिव को क्या है डेडिकेटेड है या समर्पित है, ठीक है। इसको 9th सेंचुरी में बिल्ड किया गया। अब आपसे एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपको, आप कमेंट करके आप बताना कि इसमें जो है कि इसको बिल्ड करने वाले जो राजा थे, जो किंग थे, उनका क्या नाम था, ठीक है, आपको कमेंट करके बताना। टेम्पल कॉम्प्लेक्स में इसमें क्या किया गया है, अब इसमें इसको क्या किया जाएगा, इसको हिस्टोरिकली जो है कि इसको इंडिया और जो साउथ ईस्ट एशिया का जो रिलेशन है वो इससे बिल्ड होगा। और आपको पता होना चाहिए जो प्रम्बनन टेम्पल है ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है कि शामिल किया गया है, ठीक है। अब देखिए ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, आखिर क्यों हमने, क्योंकि ये इंडिया और इंडोनेशिया की सिविलाइजेशन टाइज है ना, कि दोनों देशों को, इस सभ्यता को ये क्या करता है, एक मजबूत संबंध बनाता है कि हमारी जो सभ्यता है वो कोई आज प्रेजेंट इंटरेस्ट को लेके हमने ये काम नहीं किया है। हमारे दोनों के बीच की जो सभ्यता है वो लॉन्ग टाइम है, बहुत समय पुरानी से प्राचीन सभ्यता है। इसके अलावा कल्चरल डिप्लोमेसी और सॉफ्ट पावर का ये एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, ठीक है। और जो हमारी साझी संस्कृति है ना उसको हम क्या कर रहे हैं,
प्रिजर्व कर रहे हैं, यानी कि जो कल्चरल हेरिटेज है हम एक दूसरे को उसको क्या कर रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं, उसको हम कंजर्वेश उसको हम साथ लेके चल रहे हैं। इसके अलावा हाईएस्ट इंडिया हिस्टोरिकल जो है लिंक्स है, अगर हम यहाँ इंडोनेशिया के साथ अच्छा रिलेशन बिल्ड करते हैं तो आसियान कंट्री के साथ भी हमें अच्छे रिलेशन बिल्ड करने में जो है कि आसानी होगी, जिससे हम क्या कर सकते हैं, व्यापक जो है कि यानी कि बहुत लार्ज लेवल पर वहां पे हम इंगेजमेंट अपना दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप यहाँ पे कल्चर, इंडिया का कल्चरल और हेरिटेज और डिप्लोमेसी यहाँ डाल सकते हैं। एक्ट ईस्ट पॉलिसी यहाँ यूज हो सकती है, आसियान देशों के साथ इंगेजमेंट बढ़ाने का एक बहुत अच्छा मौका है। सिविलाइजेशनल कनेक्टिविटी आप देख सकते हैं, और ये डिप्लोमेसिक और सॉफ्ट पावर का एक पार्ट है। ये जीएस पेपर 1 इंडियन कल्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर और कल्चरल इन्फ्लुएंस इन साउथ एशिया को आप कनेक्ट करके इसको आप पढ़ाई कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम में पीटी और प्लस मेन से रिलेटेड है ना। और यहाँ से आप इंटरव्यू, जिसे आप पर्सनालिटी टेस्ट भी कहा जाता है, एक साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। जीएस पेपर 2 की बात करें तो इंडिया इंडोनेशिया रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आईआर से आसियान एक्ट ईस्ट पॉलिसी और कल्चरल डिप्लोमेसी का ये एक पार्ट है। यहाँ से आप नोट डाउन करके बहुत अच्छे से अपने पढ़ाई को आगे ले जा सकते हैं। ठीक है, अब ये इंडिया हायर एजुकेशन एनरोलमेंट 31% इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है। देखिए ये क्या है, आपको पता है कि एक आयशा है, AISH, ये एक क्या है, ये एक बॉडी है, ये है ऑल इंडिया, है ना, ऑल इंडिया सर्वे, ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन, ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन। ठीक है, ये क्या करती है, एक रिपोर्ट जारी करती है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 2031 में 31% मतलब वृद्धि हुई है किस चीज में, हायर एजुकेशन में। हायर एजुकेशन किसको कहते हैं, जो कि आपका क्या है, ग्रेजुएशन है, पीजी है और आपका पीएचडी जैसे कोर्सेज में जो है कि बच्चों का क्या हुआ, एनरोलमेंट हुआ है। कब से कब के बीच में, लास्ट 10 ईयर में। ठीक है, और अब ये रीचिंग अप्रोक्सीमेटली अगर आप नंबर्स में देखेंगे तो 4.5 करोड़ स्टूडेंट इस समय हायर एजुकेशन में कहा है, एनरोल्ड हैं। इससे बेनिफिट क्या है कि अगर इंडिया का अगर हायर एजुकेशन सिस्टम अगर स्ट्रांग होगा तो इसमें स्टूडेंट्स के पार्टिसिपेशन के साथ साथ वुमेन्स की भी पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगी, और जो डिसएडवांटेज ग्रुप है, यानी कि ऐसे समूह हैं, वंचित समूह, जैसे आप कह लीजिए जो ट्राइबल्स ग्रुप हैं, एससी हैं, एसटी हैं, माइनॉरिटीज हैं, यानी ऐसे समूह जो कभी समाज में या सोसाइटी में या ये कह लीजिए डेवलपमेंट में वो साथ नहीं आ पाए, किसी कारण से वो पीछे छूट गए, तो उनको यहाँ पे पार्टिसिपेशन लेने से इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए दिया गया है, ऐसे की जो ये रिपोर्ट है, ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन, ये प्रोवाइड करता है कंप्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन किस चीज के लिए, हायर एजुकेशन में। ये बच्चों का एनरोलमेंट बताता है, ये ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो भी बताता है, यानी सकल नामांकन अनुपात क्या है, जेंडर पार्टिसिपेशन लैंगिक भागीदारी क्या है, टीचर्स यानी कि शिक्षक कैसे हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज और कॉलेज की स्थिति भी बताता है कि महाविद्यालय कैसे हैं, सोशल ग्रुप पार्टिसिपेशन यानी जो सामाजिक ग्रुप है ना, अलग अलग सोशल ग्रुप, उनके बारे में, और प्रोग्राम वाइज एनरोलमेंट भी यहाँ पे पता चलता है कि जो पाठ्यक्रम है वो कैसे अभी बिल्ड किया जा रहा है। अब ये वृद्धि इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, यानी कि व्हाई इज द राइज सिग्निफिकेंट। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक्सपेंडेंट एक्सेस, सबसे पहले कि यानी मोर स्टूडेंट्स जो है वो एनरोल कर रहे हैं कॉलेजेस और इन यूनिवर्सिटी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पहले आप देखते थे जो ड्रॉप आउट होता था वो बहुत, यानी कि कोई बच्चा क्लास 8 में गया तो कोई क्लास 10th के बाद पढ़ाई छोड़ दे रहा है, कोई क्लास 12 के बाद पढ़ाई छोड़ दे रहा है, तो ग्रेजुएशन तक तो वो पहुंचता ही नहीं था, है ना, वो आता ही नहीं था। तो ये एक पार्टिसिपेशन है। ह्यूमन कैपिटल, आपको पता है किसी भी देश का, किसी भी राष्ट्र का या किसी भी नेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई अगर एसेट्स है तो वो क्या है, उसका ह्यूमन कैपिटल। अगर ह्यूमन कैपिटल खराब हो गया तो कुछ नहीं। सपोज करिए आप, आपकी फैमिली है, आपके फैमिली में 5 मेंबर हैं, और उसमें से अगर 3 लोग अगर नशा करने लग जाएं या वो अनस्किल्ड हो जाए, वो अनएजुकेटेड हो जाए, तो उस घर का ग्रोथ कहाँ जाएगा, नहीं आगे बढ़ सकता ना। तो उसी तरीके से देश है, देश भी एक घर की तरह होता है। हायर एजुकेशन से वो क्या है कि इम्प्रूवमेंट होगा, स्किल होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और एम्प्लॉय एम्प्लॉयबिलिटी यानी कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार परक जो है, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या कम होगी। इसके बाद वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ने से क्या होता है कि फीमेल अगर आगे बढ़ेगी, तो एक कहावत कही जाती है कि एक महिला, अगर कोई एक फीमेल अगर पढ़ रही है तो उसके लिए एक परिवार अपने आप आगे बढ़ता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, स्ट्रेंथ होगा, और जेंडर एम्पावरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है।
सोशल इंक्लूजन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि सामाजिक समावेशन होगा, यानी कि आप सपोज करिए कि जो वाइडर एक्सेस मिलने से मतलब है कि जो डिसएडवांटेज ग्रुप है, यानी ऐसे ऐसे लोग जिनको कभी शिक्षा हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ा है, उनके लिए ये बहुत आसान है। प्लस डेमोग्राफिक डिविडेंड, कि आपको पता है कि ये लॉन्ग टर्म में, अगर आप लॉन्ग टर्म की अगर आप बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म में जो ये एजुकेशन है वो स्किल्ड है, वो यूथ पॉपुलेशन के लिए, इंडिया के लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है। ठीक है, अब लेकिन इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं। वो चैलेंजेस क्या है कि अभी हम क्या देख रहे हैं, हायर इनरोलमेंट देख रहे हैं, लेकिन कुछ मेजर कंसर्न है। आपको पता है कि जैसे पहले एमडीजी चलता था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, अभी एसडीजी का कॉन्सेप्ट है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल क्या था कि हमें ज्यादा से ज्यादा एनरोलमेंट करा दो, बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं, लेकिन अभी क्या देना है, एसडीजी यानी सस्टेनेबल, यानी कि सस्टेनेबिलिटी कितनी है उसके अंदर, वहां पे गुणवत्ता कितनी है ना, कि उसके अंदर क्वालिटी कितनी है। तो अभी हम किस चीज पे फोकस कर रहे हैं, क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं कि क्वालिटी है कि नहीं, यानी कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, की जो एजुकेशन उनको मिल रहा है, कि अगर कोई बच्चा अगर यूजी कर रहा है, सपोज करिए कोई बच्चा अगर पीजी कर रहा है, तो उसमें वहां पे क्वालिटी कितनी है ना। हम अब किस पे फोकस कर रहे हैं, क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं। एम्प्लॉयबिलिटी और स्किल मिसमैच तो नहीं हो रहा है, यानी रोजगार योग्यता और कौशल असंगत तो नहीं है, ऐसा तो नहीं जो पढ़ाई हो रही है उसके लिए रोजगार से कोई मतलब ही नहीं है, स्किल मैच नहीं कर रहा है। रूरल अर्बन, ऐसा तो नहीं कि जो गांव में स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज हैं और अर्बन एरिया में, उन दोनों के बीच में रीजनल अनइक्वलिटी नहीं होनी चाहिए, यानी क्षेत्रीय समानताएं। फैकल्टी का क्या शॉर्टेज है या नहीं, कि जैसे सपोज करिए कि 100 विद्यार्थी पे से कम 5 जो है प्रोफेसर या लेक्चरर होने चाहिए, वो उसकी अवेलेबिलिटी है या नहीं। रिसर्च इनोवेशन का गैप तो नहीं है कहीं, ऐसा तो नहीं कि जो अनुसंधान है किसी भी, आपको पता है हम आज भी आर&डी में बहुत ज्यादा पीछे हैं, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा पीछे हैं, इसीलिए हमारे यहाँ पे क्या नहीं होता, इनोवेशन देखने को नहीं मिलता। इनोवेशन न होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है कि हायर एजुकेशन को हम बहुत आज भी हल्के में लेते हैं। जैसे आपको पता है कोई अगर इंसान बीए कर रहा है तो आप उसको बहुत कम तरीके से आंकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कोई इंसान ग्रेजुएशन कर रहा है तो वो उस उसका मोटिव नहीं है वो चीज, है ना। डिजिटल डिवाइड क्या है, यानी कि डिजिटल डिवाइड तो नहीं है। और उच्च शिक्षा की क्या है, हायर एजुकेशन जो अभी हम दे रहे हैं वो क्या अफोर्डेबल है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी ऐसे हैं, जैसा भी हमने बोला कि जो डिसएडवांटेज ग्रुप है, यानी कि ऐसे ग्रुप जो कभी भी पीछे रह गए हैं, तो उनके पास एक प्रॉब्लम आ सकता है। वो किस चीज का आ सकता है, फाइनेंस का आ सकता है। तो ऐसा तो है नहीं कि हम अफोर्डेबल बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। अब यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का प्राइमरी ही यही है कि इसमें किस चीज की बात की गई है, कि एजुकेशन तो हमें देना ही देना है, लेकिन एजुकेशन को हमको क्या देना है, इसको हमें क्वालिटी भी हमें इसमें बिल्ड करनी है। तो यानी क्या है, एक्सेस सबके पास हो, इक्विटी हो, समानता हो सबके पास, क्वालिटी मिलनी चाहिए, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन होना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट हो, और क्या हो, हायर, यानी कि क्या हो यहाँ पे, जीईआर हो, यानी कि शिक्षा तक सबकी पहुंच हो, नामांकन बहुत ज्यादा बढ़े, यानी कि ग्रॉस जो इनरोलमेंट रेशियो है उसमें जो है हम ये देखते हैं। ठीक है, अब ये पेपर 2 का पार्ट आ गया, एजुकेशन से रिलेटेड है, गवर्नमेंट पॉलिसी है, सोशल सेक्टर एंड सोशल डेवलपमेंट, यानी आप इसको सोशल जस्टिस से भी जोड़ के देख सकते हैं, सोशल जस्टिस से भी देख सकते हैं, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022। पेपर 3 में आ जाइए, अगर इकोनॉमी, अगर ह्यूमन कैपिटल, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट और डेमोग्राफिक डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप मुझे बताइएगा कि डेमोग्राफिक डिविडेंड में कितने से कितने ईयर के लोगों को शामिल किया जाता है। ठीक, ये आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या किया, एक बहुत इंपॉर्टेंट दिया है कि डीप फेक और फेक वीडियोस को इमीडिएट क्या किया जाना चाहिए, रिमूव किया जाना चाहिए। आपको पता है कि अभी ये किस चीज का दौर है, एआई का दौर है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर पे बहुत सारे लोगों के गलत वीडियोस इमेजेस बना के जो है कि मार्केट में क्या किया जाता है, उसको रिलीज कर दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन देता है इंडिविजुअल्स को, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी से मिस यूज होता है, उसका जो रेपुटेशन है वो हार्म होता है। और कहीं ना कहीं इससे क्या है कि वो मेंटली भी जो है कि प्रेशर में वो लोग आते हैं, या मेंटली इलनेस का शिकार होते हैं। बैकग्राउंड सबसे पहले ये समझ लीजिए कि एआई जनरेटेड डीप फेक क्या है, एक तरीके से डीप फेक एआई जनरेटेड के मतलब माध्यम से कि मैनिपुलेट किया जाता है। यानी सपोज करिए कि अभी मैं कोई एक वीडियो बना रहा हूँ, सपोज करिए इसी में कोई एक बीच में कुछ ऐसा पॉइंट आ जाए कि मेरे को राष्ट्र विरोधी बता दिया जाए, या किसी व्यक्ति विशेष या किसी पर्सनालिटी या किसी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ,
है ना? तो इसको कैसे करते हैं? ऑडियो के द्वारा, वीडियो के द्वारा और इमेज, तीन इनके टूल्स हैं और तीनों को ये मिक्स करके कुछ ऐसी चीजें बनाते हैं, कभी फेस चेंज कर देंगे, वॉइस कर देंगे, एक्सप्रेशन कर देंगे और कुछ उसमें एक्शन ऐसा डाल देंगे कि वो आपको बिल्कुल आपका जो सोशल कंटेंट है वो क्या है, एंटी सोशल हो जाएगा। ठीक है, तो इससे पर्सन को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, जिससे रिलेटेड ये बनाए जा रहे हैं। की इशू इसमें क्या है? की इशू बहुत इंपॉर्टेंट है कि निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, है ना? कि अनऑथोराइज्ड पर्सन अगर किसी व्यक्ति की इमेज, वॉइस या कोई भी वायलेट कर रहा है, ये है पर्सनल पर्सनालिटी राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी पर्सन की वॉइस, जैसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर होते हैं, बहुत सारे पर्सनालिटीज हैं, तो उसका भी क्या है यहाँ पे, एक्सप्लॉइट होता है वह व्यक्ति। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, मिस इन्फॉर्मेशन होने से क्या होता है यहाँ पे, कि अगर डीप फेक कोई भी झूठा प्रचार हो रहा है तो एक नैरेटिव और मैनुपुलेशन के रूप में उसको देखा जाता है, एक नेगेटिव नैरेटिव बनता है किसके बीच में, लोगों के बीच में। प्लेटफॉर्म अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑनलाइन जितने भी मीडिएटर्स हैं उनको तुरंत जो है इमीडिएट रूप में ऐसी चीजों को क्या कर देना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल या क्या है, ये ऐसे कंटेंट है जो एंटी सोशल हो। डेमोक्रेटिक रिस्क है यहाँ पे, यानी कि लोकतंत्र हमेशा जोखिम में हो सकता है कि एआई जनरेटेड मिस इन्फॉर्मेशन से क्या हो सकता है कि लोग इलेक्शन और पॉलिटिकल रिसोर्सेज से रिलेटेड, यानी राजनीतिक और चुनावों से लेकर ये एक कुछ भी मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर सकता है। साइबर क्राइम, डीप फेक हमेशा साइबर क्राइम में रहा है कि आप देखते हैं वीडियो बना के कुछ लोग डाल देते हैं कि मुझे अर्जेंट में पैसा चाहिए या ऐसा कुछ करना है, या कभी पहचान बना के कुछ गलत काम कर लेते हैं, तो इससे ये रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंसर्न है। ठीक है, अब ये यहाँ पे महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है कि इनोवेशन तो बहुत जरूरी है, बिना इनोवेशन के नहीं हो सकता। एआई इनोवेशन जरूरी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी हम देखते हैं कि भाई क्या आजादी है, हम अगर इंडिपेंडेंट है तो क्या हम बोल नहीं सकते? उसके अलावा प्राइवेसी, पर्सनल लाइफ और प्लेटफॉर्म अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो तीन चार चीजों को लेके यहाँ पे हाई कोर्ट ने कंसर्न अपना दिया है। अब गवर्नेंस को लेके क्या चैलेंजेस है, यानी प्रशासन संबंधी प्रमुख चुनौती क्या है? सबसे पहले जो एक इफेक्टिव फ्रेमवर्क है ना, कि किस किस चीज को और समावेशी या इंक्लूसिव होना चाहिए। सबसे पहले जो क्लियर आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए एआई जनरेटेड कंटेंट का, यानी कोई भी कंटेंट बन रहा है तो उसका सबसे पहले क्या होना चाहिए, जो उसकी आइडेंटिटी है ना, वो बहुत क्लियर होना चाहिए, क्लियर पहचान होना चाहिए कि हाँ ये सही है। फास्ट ग्रेविजन, यानी कि जो शिकायत है, अगर कोई मान लीजिए अगर कोई आपको शिकायत कर रहा है कि कोई कंप्लेन अगर कर रहा है ना कि मेरी ये कंप्लेन है और यहाँ से लेके, तो उसका बहुत त्वरित निपटारा होना चाहिए, त्वरित उसका निवारण होना चाहिए। प्लेटफॉर्म ड्यू, है ना, डिलीजेंस, यानी कि जो प्लेटफॉर्म है उनको इसमें जो है सावधानी बरतनी चाहिए, है ना। प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी एंड पर्सनालिटी राइट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डिजिटल चीजों को भी मजबूत किया जाना चाहिए और अभिव्यक्ति की आजादी को बचाते हुए भी जो है कि इफेक्टिव एक रेगुलेशन लेके आना चाहिए इसको, गवर्नमेंट को, कि किस तरीके से हम इनोवेशन के साथ साथ अपनी चीजों को और मजबूत कर सकते हैं। अब ये किस लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? फंडामेंटल राइट्स, है ना, यानी कि जीएस पेपर 2, राइट टू प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है जुडिशरी के लिए और डिजिटल गवर्नेंस का एक पार्ट है। साइबर क्राइम भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं पेपर 3 में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, डीप फेक और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। अब यहाँ आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि मुझे बताइएगा, राइट टू वॉक, राइट टू वॉक अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किया है, इसको इसको किस आर्टिकल के अंतर्गत डाला जाना चाहिए? ये क्या है, ये डीपीएसपी के अंतर्गत आएगा या ये किस में आएगा, ये आपका किस में आएगा, मुझे एक बार बताइएगा। डीपीएसपी में आएगा ये, या ये आपका क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में आएगा? आप इसको किस में लोगे, या ये आपका किस में आएगा, फंडामेंटल राइट में आएगा? एक बार कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और किस आर्टिकल के अंतर्गत आएगा ये भी बताइएगा, ये किस आर्टिकल के अंदर आएगा, ठीक है। चलिए, अब असम पुशबैक, रॉ राइस सिटीजनशिप कंसर्न, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है ना। असम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो असम में हमेशा से शुरू से ही क्या रहा है कि पुशबैक, अभी हाल ही में एक पुशबैक पॉलिसी जो है कि इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो सस्पेक्टेड इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको उनको क्या है, टारगेट किया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है और उनको इमीडिएट क्या कर दिया जा रहा है, इंटरनेशनल बाउंड्री पे फायर आउट कर दिया जा रहा है। तो इससे इशू ये हो जा रहा है कि सिटीजनशिप वेरिफिकेशन ड्यू टू प्रोसेस द रिस्क ऑफ जेन्युइन सिटीजन, यानी कि मान लीजिए अगर कोई भारत का या कोई इंडिया का अगर कोई अगर जेन्युइन सिटीजन है और आप अगर प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, यानी आप क्या कर रहे हैं, आप केवल अगर आपको ये पता चल रहा है, केवल आप टारगेटेड कर रहे हैं
कि इस पे आपको डाउट है और आप उसे तुरंत बाहर फेंक दे रहे हैं, तो ये इंडिया बांग्लादेश रिलेशन से भी रिलेटेड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है इससे रिलेटेड, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम क्या देखते हैं, आपको पता है कि बांग्लादेश से इंडो जो असम है, असम का जो जियोग्राफिकल कंडीशन है वो क्या है, बांग्लादेश से बिल्कुल क्या है, ये बिल्कुल से ये सटा हुआ है। तो अब ये बांग्लादेश से सटा होने के कारण इसको किस चीज का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, माइग्रेशन का, पर्टिकुलर जियोग्राफिकल प्रोक्सीमेटली से रिलेटेड जो है। अब यहाँ पे क्या है, इलीगल इमिग्रेशन आते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पे, अवैध प्रवासन है तो क्या है, नागरिक यानी कि कोई सिटीजन है तो उसके डॉक्यूमेंटेशन कैसे होंगे। बांग्लादेश और जो इंडिया है या असम के बीच का जो बॉर्डर मैनेजमेंट है उससे रिलेटेड एनआरसी कैसे होगा, फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स क्या है, और जो डिपोर्टेशन है यानी कि जो हम डिपोर्ट करते हैं उसका प्रोसीजर क्या होना चाहिए। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा समस्या जो आ रही है वो वही आ रही है कि ये सारी चीजें सही है कि भाई जो असम या जो बांग्लादेश से जो यहाँ पे इलीगल लोग आए हैं उनको आप बिल्कुल डिपोर्ट कर दीजिए या उन्हें आप पुश बैक कर दीजिए। बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो जेन्युइन इंडियन सिटीजन है आप उनको किस तरीके से उनको आप कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्ट करेंगे, ये मेनली आज के न्यूज में है। अब जरा एक बार देखते हैं कि पुश बैक क्या है ना। आपने देखा एक बार ये पुश बैक क्या है, पुश बैक जनरली क्या होता है कि इसका सीधा सा अर्थ है कि फिजिकली सेंड कर दिया जाता है ना, सस्पेक्टेड अनडॉक्यूमेंट्स को, माइग्रेंट को क्या कर दिया जाता है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके क्रॉस फेंक दिया जाता है विदाउट कंप्लीट किए उसका जो है डिपोर्टेशन प्रोसेस। जैसे क्या होता है कि सपोज करिए कि कोई इंडिया का एक पर्सन कहाँ चला गया, यूएस चला गया, ठीक है, या कनाडा चला गया या कहीं भी चला गया। तो अगर हमें लगता है कि ये आदमी इलीगल तरीके से आया तो हम उसे क्या बोलते हैं, डिपोर्ट कर देते हैं। कहाँ से, एयरपोर्ट से ही, है ना, एयरपोर्ट से ही डिपोर्ट करते हैं। तो एक प्रोसेस होता है उसमें हम लीगल कार्रवाई करते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, कुछ भी प्रोसेस को फॉलो नहीं किया जा रहा है। पुशबैक क्या है, इमीडिएट इनफॉर्मल जो है रिमूवल है अक्रॉस द बॉर्डर। और डिपोर्टेशन क्या होता है, वो फॉर्मल रिमूवल होता है स्टैब्लिश लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के तहत। ये एक बात की जा रही है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पुशबैक में कि कहीं जो इंडियन सिटीजन है उनके साथ कुछ ना गलत हो जाए, तो उससे रिलेटेड है ये। अब एक बार देखते हैं इसकी जो प्रमुख चिंताएं हैं यानी जो मेजर कंसर्न है, की कंसर्न क्या है, सिटीजनशिप वेरिफिकेशन यानी कि नेशनैलिटी को किस तरीके से, यानी कि आप कैसे निर्धारण करेंगे कि कोई कोई आदमी इंडिया का ही नागरिक है या नहीं, या वो असम में आया है बांग्लादेश से लेकिन वो इंडिया असम का नागरिक है, इंडिया का नहीं है। आप इसका वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, ड्यू टू प्रोसेस कैन अ पर्सन रिमूव विदाउट द एडुकेट लीगल प्रोसीडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफिकेशन यानी कि कोई जो जेन्युइन सिटीजन है वो फेस, यानी कि जो जेन्युइन सिटीजन है उसके साथ कहीं गलत तरीके से कोई जोखिम हो सकता है। इसके अलावा इसमें क्या है, स्टेटलेसनेस, इसमें बहुत सारे लोग, अब जैसे सपोज करिए कोई किसी इंडियन सिटीजन को अगर आप बाहर फेंक देते हैं इफेक्टिव, तो एक तो वो असम का भी नागरिक यानी इंडिया का नागरिक नहीं रह गया और वो बांग्लादेश का पहले से ही नहीं है। तो अब वो क्या हो गया, स्टेटलेस हो गया। अब वो क्या करेगा, ह्यूमन राइट्स यानी कि किसी भी चीज में मानवाधिकार के चीजों का जो है वो उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, इलीगल सेफगार्ड्स तो नहीं लिए जा रहे हैं इसमें कुछ भी ऐसा वो। और इंडिया बांग्लादेश रिलेशन यानी क्रॉस बॉर्डर रिमूवल, डिप्लोमेटिक एक इम्प्लीकेशन है कि किस तरीके से सीमा पार वापस भेजने के लिए जो कूटनीतिक भी यहाँ पे प्रभाव हो सकता है कि अगर हम कूटनीतिक तरीके से, डिप्लोमेटिक तरीके से भी इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो मेजर की है वो इसमें क्या है, जो आपके प्रीलिम्स के एग्जाम के मेंस के एग्जाम के और पर्सनालिटी टेस्ट जैसे आप इंटरव्यू के एग्जाम से, यानी आर्टिकल 14 क्या कहता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी क्या है, कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण देना एक कानूनी अधिकार है किसी भी व्यक्ति का। आर्टिकल 21 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और पर्सनल लाइबिलिटी, यानी कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण करना सभी की जिम्मेदारी बनती है। उसके अलावा क्या कहता है कि जो प्रोसेस है यानी कि ड्यू प्रोसेस टू प्रोसीजरल फेयरनेस, यानी कि जो भी उचित कानूनी प्रक्रिया है उसका क्या हो, निष्पक्षता से पालन हो। जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक समीक्षा, असम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि असम अकॉर्ड। अब असम अकॉर्ड क्या है, असम अकॉर्ड आपको पता है कि असम में एक समझौता हुआ था, कब हुआ था, 15 अगस्त 1985 असम अकॉर्ड, उसका एक अलग से हम बना देंगे। सिटीजनशिप एक्ट हुआ, एनआरसी कैसे होगा, फॉरेनर ट्रिब्यूनल, इनलीगल माइग्रेशन और फिर बॉर्डर मैनेजमेंट। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से
डिप्लोमेटिक तरीके से भी इन सारी चीजों को हम सॉल्व कर सकते हैं, उसी से रिलेटेड इसमें बात की गई है। इसके अलावा ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर 2 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आप इस बार मेंस में भी आ सकता है, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, जुडिशरी और इंडिया बांग्लादेश रिलेशन। जीएस पेपर 3 में यानी इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें तो बॉर्डर मैनेजमेंट आ जाएगा, इंटरनल सिक्योरिटी के पार्ट में इलीगल माइग्रेशन आ सकता है। एपीएससी अगर स्पेशल देखें असम पब्लिक सर्विस का, तो असम अकॉर्ड, एनआरसी, फॉरेन ट्रिब्यूनल, सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट्स और असम बांग्लादेश बॉर्डर से रिलेटेड जो यूज है आ सकते हैं। तो आज के न्यूज में ये 6 न्यूज हमने कवर किए, होपफुली आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ठीक होगा। आप इसको अच्छे से पढ़िए और नोट डाउन कर सकते हैं तो नोट डाउन भी कर लीजिए। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। थैंक यू वेरी मच।